है तो आज 14 अप्रैल है। इसी दिन माननीय स्वर्गीय श्री भीमराव जी अंबेडकर का जन्म दिवस था। तो उनकी याद में, उनके व्यक्तित्व पे, उनके कृतित्व पे और उन्होंने कैसे देश को और समाज को एक दिशा दिखाई और संविधान निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, तो उस पे बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित आज किया है जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक आत्रेय साहब को, जो पत्रकार भी हैं, चित्रकार भी हैं और चिंतक भी हैं और बड़े ही लंबे समय से बड़ी इन सभी घटनाओं पे, राजनीति पे, समाज पे और कला के क्षेत्र पे भी गहरी नजर रख रहे हैं। तो भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। जी माधव सिंह जी नमस्कार। आपको बात 25 के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई साहब आपका स्वागत है और आप स्वर्गीय श्री अंबेडकर जी के बारे में, भीमराव जी अंबेडकर के बारे में, आज उनका जन्म दिवस है तो उनके बारे में कुछ आप बताएं ताकि जो इन विषयों में जानकारी रखते हैं उनको तो जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारी जानकारी हैं पब्लिक डोमेन में नहीं रहती हैं, किन्हीं कारणों से वो पीछे छुपी रहती हैं। तो आपका स्वागत है भाई साहब। तो आप इसको चर्चा को आरंभ करें, फिर हम इसको आगे ले जाते हैं। अब मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हम जब भी किसी भारतीय बड़े व्यक्तित्व की बात करते हैं या किसी घटना की बात करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, तो उसका मूल केंद्रीय जो उसकी अवधारणा या विषय है वो मानव संबंधों से जुड़ जाती है। वो चीजें अल्टीमेटली उन समस्याओं के समाधान की तरफ हम सोचने लगते हैं। तो इस संदर्भ में आज भीमराव जी अम्बेडकर की चूंकि जन्म तिथि है और वो एक बहुत बड़े वर्ग का, एक हमारे भारतीय जो हमारा समाज है उसका एक ऐसा लोअर स्ट्रेटा है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। न केवल रिप्रेजेंट करते हैं किंतु एक मोटिवेशनल लीडर के रूप में भी उन्होंने अपनी छवि बनाई है और राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्य नेता के रूप में भी उभरे हैं। और इस समग्र संदर्भों से सोचें तो राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई और उसके बाद आजादी के बाद के भी जो राजनीतिक जो जितने भी हमारे देश में जो वातावरण बना या जो विभिन्न प्रकार के आचार संहिताएं बनी, राजनीतिक चिंतन हुआ, घटनाएं हुई, पॉलिटिकल मूव्स हुए, संसदीय कार्यवाहियां हुई, अखबारों का रोल रहा, मीडिया की स्ट्रेटेजी रही, उसमें हमेशा भीमराव अंबेडकर का किसी न किसी रूप में उल्लेख हुआ है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो समाज की इकाई है, जो निम्न वर्ग की इकाई है, दलित वर्ग की इकाई है, उसका उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक न केवल नेतृत्व किया बल्कि संविधान के निर्माण में, भारत की जब आजादी हो गई तो हम अंग्रेजों की कानून से, कायदों से मुक्त हो गए और हमें अपना संविधान बनाना पड़ा। तो उस दिशा में भी यदि सोचते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जो काम रहा वो भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस हिसाब से भी आज विशेष रूप से उनकी जन्म तिथि के मौके पर हम उन्हें सादर स्मरण करते हैं और भारतीय जो समस्याएं, संवैधानिक समस्याएं, कानूनी समस्याएं, सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारी अवधारणा है देश की, उनको लेकर के हम ये विचार विमर्श करना चाहेंगे कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति में विशेष योगदान रहा। जी भाई साहब। तो एक जहाँ तक जब हम बात करते हैं श्री भीमराव जी अंबेडकर की और उनके अनुयायियों की और उनके नाम से जो राजनीति इस देश में हो रही है, जो एक विमर्श बार बार बड़े लंबे समय से खड़ा किया जा रहा है, जी, वो एक मतलब विभिन्न जो समाज के जो अंग है, वर्ग कह लीजिए, वर्ग वैसे कि उनमें आपस में बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। तो बाबा साहब अंबेडकर का जीवन भी तो एक प्रतिबिंबित करता है कि एक जो कृत्रिम चित्र हमारे सामने निर्माण करके लगाया गया है कि राजा लोग जो है वो क्या कहते हैं, सब लोगों का संहार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। और तो फिर ऐसा अगर था तो फिर भीमराव जी अंबेडकर को बड़ौदा के महाराज जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई करने के लिए वजीफा क्यों देते, और आगे भी उनको जो देश के संपन्न लोग से उनसे प्रभाव मिला।
तो इसके बारे में जी ये जो एक नैरेटिव चलता है कि संघर्ष का, कि कुछ लोगों ने लोगों पे अत्याचार किए, तो अगर इसी से जी हम समझने की कोशिश करें, उसकी भी कोई मतलब ये किस्से कहानियां हैं इनका, ये जितने भी लिखने वाले हैं, ये कहें कि कोई हमारे पुरखे थे, चाहे वो ठाकुर थे या कि ब्राह्मण थे, कि हमारे पुरखों ने कोई अत्याचार किया, तो किसी को याद आता है? लेकिन एक कहानी गढ़ दी गई है, तो इसके बारे में भाई साहब जरा आप प्रकाश करें, ये थोड़ा सा देखिए, आपको। मेरे ख्याल में भारतीय समाज का जो मूल अवधारणा है, वो भारतीय समाज एक बहुत ही विकसित समाज रहा है अपने पूरे कार्यकाल में। चाहे वैदिक संस्कृति की बात करें और उसके बाद के जो विभिन्न विकास हुए, चाहे उसमें बौद्ध धर्म आया, चाहे जैन धर्म आया, चाहे मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस इन्वेजन हुए, और उसके बाद आजादी मिली, अंग्रेज आए, ये सारी जितने भी संघर्ष की एक बहुत लंबी जो दीर्घ अवधि है, उस अवधि में भारतीय समाज ने विभिन्न रूपों में अपने को संघर्षों में तपते हुए परिष्कृत किया है, और लगातार चैलेंजेस को भारतीय समाज ने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, और उसका मूल्य परक तरीके से उसका समाधान भी खोजा है। मैं मानता हूं कि आजादी के समय जो जीवन मूल्य थे समाज के, राजनीति थी, जिस तरह के लोगों ने आजादी में आंदोलन किया, उसमें लगभग सभी तरह के, सभी वर्णों, सभी वर्गों, समाज के विभिन्न घटकों ने सबने योगदान दिया। और आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो उसमें ऐसा कोई वर्ग या ऐसा कोई समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसने भारतीय समाज, भारतीय जीवन मूल्यों के साथ में संघर्ष नहीं किया हो और आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी हो। विशेष रूप से ये जरूर कहा जा सकता है कि खास समय जब क्रांतिकारियों का भी योगदान रहा और लोगों ने अपने को बलिदान किया, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो या उसके बाद की बातें हो, तो उसके बाद में एक पैरेलल एक धारा भी चली, राजनीतिक धारा, जिसमें हमने रिफॉर्मिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में लगे हुए थे, और उसके साथ साथ में विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समाजों के लोग आए, और विशेष रूप से अल्टीमेटली एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन गई जिससे गांधीवादी मूवमेंट ने, गांधी ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि गांधी भी विदेशों में जाकर के उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी, उनको विदेशी शिक्षा का, विदेशी समाज का, विदेशी पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था, और एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में वो हिंदुस्तान में आए। उसके पहले हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा था आजादी का, किंतु गांधी के आने के बाद आजादी का एक, आजादी की चिंतन ने, उसके रूपरेखा ने, उसकी गतिविधियों ने एक टर्नओवर किया, और गोखले के बाद में गांधी के आने से राजनीतिक में चेंज आए। तो उसके बाद में जो राजनीति बदली और जो आजादी मिली, उसमें जवाहरलाल नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर और देश के विभिन्न नेता, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता, उसमें सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां शामिल थी, सबने योगदान किया। उसमें अंबेडकर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही, और उस भूमिका पर अलग से चिंतन किया जा सकता है। जी हाँ भाई साहब, मैं यही आपसे जरा इस तथ्य की ओर, जो कि स्थापित सत्य है कि जी वो बहुत दबे कुचले और अपनी प्रतिभा के कारण वो आगे बढ़े, और जी उन्हें जो है महाराजा बड़ौदा ने जो वजीफा दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी जी जाकर पढ़ाई करने का, शिक्षा करने का, तो जी अगर इतना भारी वर्ग संघर्ष चल रहा था, इतना दमन उत्पीड़न चल रहा था राजाओं के द्वारा और जी स्वराजाओं के द्वारा, जैसा कि ये कहानियां हम और आप पढ़ के बड़े हुए हैं, तो ये संभव कैसे था? मतलब इस बात की मीमांसा क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में माधव सिंह जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत में जो राज काज था, यानी विभिन्न जो राजा महाराजा जिस तरह का अपना राज व्यवस्था चला रहे थे, वो राज व्यवस्था पॉलिटिकल जो लाइन थी, थॉट थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उससे बिल्कुल अलग थी। और जो राजकाज चल रहा था, जो इंपीरियलिज्म था, भारतवर्ष का जो राजकाज की जो व्यवस्था थी, चाहे उसमें बड़ौदा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी और दूसरे क्षेत्र के राजकाज, राजाओं का योगदान हो, विशेष रूप से राजस्थान के जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने तो अंग्रेजों की सीधा सपोर्ट किया, और वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। किंतु बाद में जब गांधीयन मूवमेंट आया और जब आजादी की लड़ाई सीधी लड़ी गई और अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चला, उसमें विभिन्न पार्टियों ने मिलजुल के काम किया। तो कहने का मतलब है कि राजाओं ने सपोर्ट किया उन लोगों को जो कि प्रतिभाएं थी, विदेशों में जाकर के लोगों ने शिक्षा ली। जी
नहीं नहीं, इसमें जो एक जो है कि भाई जो संपन्न समाज के लोग थे या कि जी उच्च जाति के लोग थे, वो हमेशा दमन पीड़ितन कोड़े ही मारते रहते थे मजदूरों को। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और सही कहा। ये एक झूठा जो नैरेटिव बड़े लंबे समय से बनाया गया है, ये सिर्फ इस अगर ऐसा था तो फिर महाराजा बड़ौदा क्यों इनको वजीफा देते, क्यों इनको आगे बढ़ाते? इन्होंने बड़ी मुश्किलें अपने जो है वो बचपन में झेली, शिक्षा में झेली, जी लेकिन इनको जो एक महाराज थे उनसे सहायता मिली। इस जी बात से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब राजाओं की पॉलिटिक्स और अपनी, आज तो प्रजातंत्र के बाद में भी लोग अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। जी प्रजातंत्र में खुद हार रहे हैं, प्रजातंत्र व्यवस्था में दूसरे जीत के आ रहे हैं, उस सत्य को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज हम जी 2025 में बैठे हैं, जो हम घटना बात कर रहे हैं वो आजादी से पहले की और 1947, 48 और 52 की है। जी तो उन्होंने तो संघर्ष किए, लेकिन भाई साहब उनके बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष इस देश की स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी जारी रहे। क्योंकि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्टों का सहारा लेके उनको हराया, उनके चुनाव में जी। हराया। ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्यों हराया गया? क्या कारण क्या था? क्योंकि देखिए ये ये बात तो बिल्कुल आमतौर पे स्पष्ट है। आमतौर हाँ, भाई साहब ये आमतौर पे ये बातें चर्चा में आती नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था। नहीं, ये बात बहुत स्पष्ट है कि जवाहरलाल नेहरू भी विदेश गए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बाहर गए वो, और उनको बाहर भेजा, मोतीलाल नेहरू ने उनको भेजा। और जब आजादी का आंदोलन हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू का जो भी भूमिका रही वो लगभग अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित, अंग्रेजों द्वारा शिक्षित अंग्रेजों के साथ में एक प्रकार का उनका अटैचमेंट रहा, और उनका पूरा का पूरा प्रशिक्षण, बिहेवियर और पॉलिटिकल आंदोलन जो था वो नेहरू का गांधी के साथ होने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट आंदोलन के रूप में नेहरू उभर के आए। और ये बात आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि नेहरू को बावजूद उनकी बहुमत नहीं था लीडरशिप में, पटेल को ज्यादा वोट मिले थे पॉलिटिकल अपराइजिंग में, किंतु गांधी ने सपोर्ट किया था नेहरू का। और इसी समर्थन के कारण और पॉलिटिकल कारणों की वजह से नेहरू को एक मार्जिनली फेवर मिला, और वो नेहरू को अंग्रेजों ने भी इसलिए समर्थन किया कि वो जानते थे कि यदि हम नेहरू इस आजादी की लड़ाई में गांधी के साथ में रहते हैं तो वो अंग्रेजों की के साथ में किसी न किसी प्रकार से उनका सकारात्मक रोल रहेगा। और इसकी वजह से स्पष्ट लाइन हो गई कि नेहरू ने जो भी रोल अपना निभाया गांधी के साथ साथ, वो रोल भगत सिंह से और दूसरे क्रांतिकारियों से, सुभाष चंद्र बोस से और पटेल से और बाकी बहुत सारे लोगों से अलग रहा। हालांकि साउथ की पॉलिटिक्स उस समय इतनी हावी नहीं की थी, कि तो नॉर्थ इंडियन जितने मूवमेंट थे उसमें नेहरू का, गांधी का रोल और उसके बाद अंबेडकर का जो जुड़ा हुआ, उसमें तीनों के रोल अलग अलग सामने आ गए। तो भाई साहब ये बात को आप जरा समझाएं। आप तो बड़े लंबे समय से राजनीति को, समाज को और विभिन्न क्षेत्रों को बड़ी पैनी नजर से देखते रहे हैं कि नेहरू को क्या जरूरत पड़ी थी कि अंबेडकर को, मतलब अंबेडकर का संघर्ष जो है, उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, नेहरू क्यों उनको हराया उन्होंने चुनाव में बंबई में, और वो भी कम्युनिस्टों ये की बहुत। बदले। आज जी कम्युनिस्ट जी। जो है वो अंबेडकर की बातें लेकर के ज्ञान बांट रहे हैं सारी दुनिया में। देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि जब नेहरू अंग्रेजों के साथ में काम कर रहे थे और उसके बाद में वो पॉलिटिकल मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, तो एट द सेम टाइम वो जब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में, यूरोप में गए थे, तो फैबियन सोसाइटी जो थी, फैबियन सोशलिज्म, उसके निकट संपर्क में आए। और उस समय सारा का सारा जो आंदोलन था वो रशिया से भी प्रभावित था, जर्मनी के से भी प्रभावित था, दूसरी जो प्रोग्रेसिव दूसरी कंट्रीज हैं उनका भी एक आंदोलन चल रहा था। और पूरे विश्व भर में जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक टेक ओवर कर रहे थे, उसमें विभिन्न कंट्रीज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ, कॉलोनियल जो राज्य थे या सत्ताएं उसके खिलाफ में काम कर रही थी। तो नेहरू उस रूप में उस जमाने में समाजवादी जो चिंतन थे, जिसके प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव थे हिंदुस्तान में, किंतु नेहरू ने जिस समाजवाद को ग्रहण किया वो फैबियन सोसाइटी का समाजवाद था, जो कि एक वेस्टर्न तरीके से समाजवाद को मानता था, और उसमें उदारता ज्यादा थी, उसमें कम्युनिस्टों वाली
सीधी सपाट संघर्ष वाली बात नहीं थी। हालांकि डांगे का जो स्कूल था या दूसरे साम्यवादियों का जो स्कूल था वो एक अलग स्कूल था। तो नेहरू को रशिया के साथ साथ जर्मनी और यूरोपियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका भी सपोर्ट मिला, और अल्टीमेटली लोगों ने वर्ल्ड ओवर नेहरू को एक बड़े लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया, और गांधी ने भी अल्टीमेटली माना कि नेहरू उनकी विरासत को आगे ले जाने के समर्थ है। और जब पटेल की बात आई और दूसरे लोगों की बात आई तो नेहरू ने उनको आउटराइटली उनका समर्थन नहीं किया। यहाँ तक इस एक्सटेंट तक कि जिन नेताओं को फांसी की सजा दी गई, जिनके खिलाफ जेलों में जिन नेताओं को जेलों में ले जाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सुभाष चंद्र बोस तक की जो सारी की सारी जो पॉलिटिक्स थी उसके खिलाफ अंग्रेजों की या दूसरे लोगों की जो एक अल्टरनेटिव मतलब कहना चाहिए कि एक नीति थी वो गांधी से काफी अलग थी। गांधी ने उनको सपोर्ट किया, क्रांतिकारियों के खिलाफ में गांधी ने उनको अंग्रेजों का सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल में इंडियन जो नेशनल मूवमेंट था उसमें क्रांतिकारियों का रोल, गांधी का रोल, पटेल का रोल, नेहरू का रोल और अल्टीमेटली अंबेडकर का रोल, इनको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसके इस लड़ाई में, संघर्ष में बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से पहचान बनाते हैं।